बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान। टीएमसी के पास एसआईआर को अनुमति देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं, वरना पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। कल ही चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल समेत अन्य तमाम राज्यों को लेकर एसआईआर करने की बात कह दी गई है और बड़ी घोषणा के बाद जहां एक तरफ लगातार टीएमसी के नेता और खुद ममता बनर्जी इस एसआईआर का विरोध कर रही हैं, पर इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि एसआईआर तो होगा और ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी जो है वो एसआईआर होने के बाद खत्म हो जाएगी और अब टीएमसी के बाद कोई भी विकल्प नहीं है अनुमति देने के अलावा इस एसआईआर को। अगर टीएमसी एसआईआर के लिए मना करती है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। टीएमसी के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। जिस तरीके से अब ममता बनर्जी की पार्टी लगातार एसआईआर के मामले को लेकर घिर चुकी है। आपके लिए बता दें कि जिस चीज का लगातार इंतजार कर रही थी जनता के आखिरकार कब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा की जाएगी। पिछले ही दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और 2026 में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन तमाम राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी है, जिस पर टीएमसी लगातार विरोध कर रही है और केंद्र सरकार पर साजिशों का आरोप भी लगा रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि एसआईआर का ममता बनर्जी इसीलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि अगर एसआईआर पश्चिम बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी की सरकार वापस नहीं आ पाएगी। और इसी से पहले भी कई बड़े आरोप शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम नेताओं ने ये लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार बैक टू बैक सरकार जो बना रही है वो इसीलिए बना पा रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। और अब इसी एसआईआर मामले को लेकर दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी और जो विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है उनको जवाब दिया है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष। एसआईआर नहीं होने देंगे। आज उन्हीं के पार्टी के तरफ से DLA2 का लिस्ट भेजा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो पूरा सहयोग करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन नया ये बहाना शुरू कर दिया लोगों को भड़काने के लिए, इस पर कोई ना जाए। 2023 ट्रेलर देखेছি একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখুন অভিষেক ব্যানার্জি की भतीजा ममता बनर्जी से भी आगे झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाथ तोड़ देंगे, पाँव तोड़ देंगे, खून की नदी बहा देंगे, क्या क्या बोल रहे थे उनके लोग। अब कैसे वो लोग लाइन में आ गए। अब नया बहाना शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी हीरो बनना चाह रहे हैं। एक हीरो को हमने देखा दिल्ली में बहुत डायलॉग मार रहे थे। उसी कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 11 बार 10 बार हुआ है एसआईआर। आप क्यों उल्टा कर रहे हो? तुम संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार ये भी उसी कांग्रेसी कल्चर से आए हैं। बड़े बड़े बातें करना है उनको आता है, काम कुछ नहीं आता है। इसलिए अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जन सुरेश पार्टी प्रतिष्ठाता प्रशांत किशोर का नाम दो जगह में, जो प्रशांत किशोर पूरा देश को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को संविधान सिखा रहे हैं, कानून व्यवस्था सिखा रहे हैं, वो कैसे ऐसे अनैतिक काम कर सकते हैं। बंगाल आए थे अपना बिजनेस करने टीएमसी के साथ, और यहाँ आने के बाद उनकी भी ये दुर्गति हुई है। खुद संविधान की कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ टीएमसी के मेंबर भी बने थे, तो आपका कैसे दो जगह नाम हो सकता है? बड़े बड़े बात कर रहे हैं आप। तो दुर्भाग्य है हमारे देश की, जो आइडियन है, देश के नेतृत्व करने वाले हैं, वो लोग इस प्रकार संविधान का, चुनाव कमीशन का, इसका खिलाफ जा करके दो जगह वोटर लिस्ट में नाम ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इसका पूरा छानबीन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी दल नेता डिम्पल यादव कल कहा है कि एनआरसी देश का आतंक कर रहा है। एनआरसी का आतंक कौन चढ़ा रहा है? जो लोग विरोधी के इंडी ग्रुप के लोगों को भड़काने के लिए नया नया तरीका ला करके ये सब कर रहे हैं। कहीं एनआरसी की बात नहीं है। पहले एसआईआर पूरा होगा, उसके बाद वोट किया था एनआरसी की बात, तो वोट पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी एसआईआर पूरा देश में पूरा होगा। मुझे लगता है कि चुनाव कमीशन जिस प्रकार इनिशिएटिव लिया है, पूरा काम ठीक ठाक हो जाएगा।
পুর নিয়োগ মামলায় আবার তৎপর ইডি, বেলাঘাটায় ব্যবসার বাড়িতে হানা, অভিযান আরও কয়েকটি। पश्चिम बंगाल यहाँ बंगाल में जो भ्रष्टाचार हुआ ऊपर से नीचे तक हजारों करोड़ की हर क्षेत्र में, हर सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी ज़मीन, कोयला, बालू, हर चीज़ लूट हो रही है। तो ये अनैतिक जो काम हो रहा है, जो भ्रष्टाचार, उसका छानबीन होना चाहिए। ईडी का ये काम है। तो देखिए, दिलीप घोष का बयान आपने सुना और उन्होंने टीएमसी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो एसआईआर और एनआरसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर सीधे तौर पर दिलीप घोष ने कहा है कि ऐसा एनआरसी की बात कोर्ट के द्वारा की गई थी और कोर्ट अगर फिर से एनआरसी की बात कहेगा तो एनआरसी भी देश में होकर रहेगा, पर पहले एसआईआर हो जाने दीजिए। जहां एक तरफ बीजेपी अब बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब होगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि एसआईआर की शुरुआत कब होगी और कितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से पकड़े जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर अब ममता बनर्जी सरकार और खुद मुख्यमंत्री की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी और उनके विधायक लगातार इस एसआईआर का विरोध कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी के द्वारा किसी कानून या फिर इस तरीके की चीज का विरोध किया गया हो जो कि चुनाव आयोग के द्वारा कराई जा रही हो या फिर केंद्र सरकार का कोई फैसला हो। इससे पहले सीए जैसे कानून का भी विरोध कर चुकी हैं ममता बनर्जी। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हम एसआईआर के विरोध में पश्चिम बंगाल में सड़कों पर निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब इस एसआईआर को लेकर हेल्प डेस्क भी बना दी है, जिससे कि पश्चिम बंगाल में रह रहे लोगों के लिए और जो वहां के वासी हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो और इस हेल्प डेस्क के दौरान इन लोगों को चीज़ों को समझाया जा सके और बताया जा चुके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस एसआईआर की प्रक्रिया के लिए। और ये हेल्प डेस्क शुरू की गई है सिलीगुड़ी के विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, डॉक्टर शंकर घोष के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शंकर घोष, जो उन्होंने ये हेल्प डेस्क शुरू की है। We'll just assist the electorates by providing the information given by the ECI. Mostly we have downloaded all the documents required for the SIR, as well as we have downloaded the names of the BLO of my constituency, 26 Siliguri Assembly, as well as we have voter list of 2002. So that people can easily match their name with the 2002 voter list, and in a way will give the primary information to make sure their name should be safe in the voter list. That is the main motto of our camp. So people are coming and asking many questions. So are they satisfied with your words? Look, primarily there are a lot of opposition party. They tried to make different kind of confusion, and you know that last time SIR took place in the year 2002. So that time it was not being so controversially placed in front of the masses through the different political party. But this time we have seen, especially the ruling party TMC. They already told that there will be bloodbath if SIR will be held in the West Bengal. Nothing happened. Election Commission already announced SIR. This is a constitutional procedure, and we have to obey all these things. Now people who are confused regarding the bias statement of the opposition, they wanted to clarify or clear the whole thing. So they come and ask different kind of question. In this context, I like to say that it's a very good sign that the younger generation, specifically youth, they are showing much more interest regarding SIR. They are also trying to clarify lot of people. It's a very friendly to the voters. This process is a friendly to the voters. So there is nothing like whatever told or spoke about the SIR in front of the voter.
So I am hopeful that this procedure will go smoothly and all the genuine voter will be there in the voter list with dignity, with honor. PK's name into voter list. Yeah, it shows that why SIR is required. Double entry, triple entry, dead voters, all these names should be eliminated from the voter list. That's why it is, that's why SIR is done. But the problem is the people of Trinamool Congress and left, why they are shouting for? They are shouting for that non-Indians should be kept into the voter list. That should not be done. Indians will elect Indian government. Non-Indians should be given the right of voting in the Indian democracy. This is a simple thing. तो देखिए, बीजेपी के नेता अब जनता की मदद कर रहे हैं और उनका कहना है कि जैसे जैसे लोग हमारे पास आएंगे हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल्स देंगे कि क्या कुछ चीज़ों की उनके लिए ज़रूरत है। आपके लिए बता दें कि बीते सोमवार को चुनाव आयोग के द्वारा सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि 12 और ऐसे राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई है दूसरे चरण के लिए और कहा गया है कि 2027 में जहां जहां पे चुनाव हैं उन राज्यों में भी एसआईआर की घोषणा की गई है। चाहे देखिए पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव हैं, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर घोषणा की गई है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एसआईआर का काम बीते 7 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और अब ये 7 फरवरी तक काम चलेगा और इसमें असम को छोड़कर 4 राज्य भी शामिल हैं जहां 2026 में शुरुआती विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी शामिल हैं और असम में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही नागरिकता की जांच के चलते आयोग ने यहां पर एसआईआर को फैसला बाद में कराने का फैसला लिया है, यानी कि 4 राज्यों में अभी एसआईआर जल्द ही होने वाला है जहां 2026 में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। आपके लिए बता दें अगर एसआईआर की यहां पर बात करें तो पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया देश में नहीं हो रही है बल्कि इससे पहले भी कई बार देश में ये गहन परीक्षण का काम हो चुका है और आपके लिए बता दें कि 1951-2004 तक देश में ये 8 बार हो चुका है और अंतिम बार ये 2002 से 2004 के बीच में हुआ था। और इसी के साथ साथ अब लगातार जो राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं उन पर यही सवाल उठता है कि आज इतना ज्यादा हल्ला हंगामा क्यों जब एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही चलती आ रही है। क्या ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए है जो भारत के ना होकर भी भारत के कई राज्यों में अपने डॉक्यूमेंट्स बनाकर फर्जी वोट डाल रहे हैं और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।